आज हमारी प्राचीन इतिहास की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे महाजनपद और मगध साम्राज्य। महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपद बताए गए हैं, यानी जो मध्य एशिया से जो आर्य आए थे, वही अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए और उसे आगे जनपद और इन्हीं का विलय महाजनपद में हो गया। और ऐसे 16 महाजनपद बताए गए हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम। कहीं कहीं तो महाजनपद थे, वहाँ गणराज्य था और कहीं कहीं राजतंत्रशाही थी। जैसे कि गणराज्य था, वहाँ पे अध्यक्ष का निर्वाचन होता था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और जो थे बज्जी, मल्ल, कुरु, कंबुज और अस्मक। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है किस महाराज में गणतंत्रशाही नहीं थी, यानी बज्जी, मल्ल, कुरु, कंबुज और अस्मक में थी। और रह बच्चे जो 11 महाजनपद थे, वहाँ राजतंत्रशाही थी, यानी राजा का शासन था, वंशानुगत था, यानी राजा का पुत्र ही राजा होगा। अब कुछ देखते हैं, जैसे कि भगवती सूत्र जो एक जैन ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं। अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। दीघा निकाय जो एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें 12 महाजनपदों का उल्लेख है। और अष्टाध्यायी जो पाणिनि की रचना है, उसमें 40 महाजनपदों का उल्लेख है। हम आज 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। एक महाजनपद था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। और इसकी जो आधुनिक स्थिति है, जो वर्तमान है, वो मुंगेर भागलपुर में पड़ता है। और यह पूरब से पहला जनपद था और इसमें 5वीं सदी के लगभग मिट्टी का किला प्राप्त हुआ। यानी जो अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा है, इसकी आधुनिक स्थिति मुंगेर भागलपुर के क्षेत्र में पड़ता है। और अंग है, यह पूरब का पहला महाजनपद था। उसके बाद देखते हैं मगध, जिसकी राजधानी राजगीर है, पाटलिपुत्र थी। आधुनिक स्थिति है इसकी गया या पटना। और इसमें 8 जनों का संघ है। बज्जियों का राज्य है जो सबसे शक्तिशाली था। और इसमें लौह अयस्क संपन्न सैन्य औजार और कृषि उपकरण बने। पूछ सकता है किस महाजनपद में लौह अयस्क संपन्न सैन्य औजार और कृषि उपकरण बने, तो वो मगध था। उसके बाद है काशी, जिसकी राजधानी में वाराणसी, और यह बनारस के क्षेत्र में पड़ता है और यह सबसे पुराना शहरी निवास स्थल था। तो काशी। उसके बाद कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती अयोध्या है, यह पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह अयोध्या नगरी इसी से संबंधित है। जो पांचाल था, जिसकी राजधानी अयच्छत्र या काम्पिल्य थी, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, बरेली साइड का। यह 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी तथा दक्षिणी। जो उत्तरी भाग था, उसकी राजधानी थी अयच्छत्र, और जो दक्षिणी भाग था, उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। आगे पढ़ते हैं। आगे एक क्षेत्र पड़ता है कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और यह मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि कुरु महाजनपद में युधिष्ठिर के वंशजों द्वारा शासन किया गया था। अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती, यह मध्य प्रदेश और मालवा का क्षेत्र था। और यह भाग उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में विभाजित था, यह महाजनपद। और जो उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी भाग की राजधानी थी महिष्मती। आगे बढ़ते हैं मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनारा या कुशीनगर, और यह देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी आधुनिक स्थिति देवरिया उत्तर प्रदेश में है। और इसी महाजनपद में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी जिसकी राजधानी कुशीनगर, यहीं बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। चेदी महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी सोतीवती। ये सोतीवती है और इसको शक्तिमती भी बोलते हैं, और ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता था। और सोतीवती की पहचान महाभारत के शक्तिमती से हुई। देखो, शक्तिमती आया गया। और कई किताबों में चेदी महावंश की वो महाजनपद की जो राजधानी है, वो शक्तिमती ही लिखी हुई है। आगे देखते हैं मत्स्य, जिसकी राजधानी थी बेटा विराटनगर, और यह जयपुर का क्षेत्र पड़ता है। और सूरसेन की मथुरा, और यह मथुरा का क्षेत्र पड़ता है, जिसमें बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती का पुत्र था। गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, ये रावलपिंडी के क्षेत्र में पड़ता है अभी। और इसका दूसरा प्रमुख नगर कंबोज, जिसकी राजधानी पुंछा या हाटक, और यह राजौरी या
हजरा का क्षेत्र में पड़ता है। यह अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा स्थल था जो अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो कम्बोज। असमख, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी, यह गोदावरी के तट पर था। बज्जी, इसकी राजधानी वैशाली थी और यह वैशाली के क्षेत्र में था। और वत्स, कौशाम्बी, और यह इलाहाबाद के क्षेत्र में पड़ता था। और ऐसा माना जाता है महाजनपद काल में उपज की दर 1/6 भाग थी। अब कुछ मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन जानकारी महाभारत एवं पुराणों से मिली है। मगध साम्राज्य के बारे में प्राचीन जानकारी है वो महाभारत एवं पुराणों से मिली है। और इसमें सबसे पहला वंश देखते हैं बृहद्रथ, और यह सबसे प्राचीन वंश था और इसके संस्थापक बृहद्रथ थे। यानी जो बृहद्रथ वंश था मगध का, वो प्रथम वंश था, सबसे प्राचीन वंश था। इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। और जो बृहद्रथ था वो जरासंध का पिता था और वसु का पुत्र था। बृहद्रथ जरासंध का पिता और वसु का पुत्र था। और गृहवत की राजधानी थी जो वसुमतिया गिरिव्रज थी। वसुमतिया गिरिव्रज थी। आगे देखते हैं हर्यक वंश, जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा है। और ये पितृहंता वंश भी कहते हैं, इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। और जिसने अंग महाजनपद को जीता था। पूछ सकता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने किस महाजनपद को जीता? तो वो अंग महाजनपद था। और इसने राजवैद जीवक को चंद्र प्रदोत पीलियाग्रस्त उज्जैन भेजा। यानी जो चंद्र प्रदोत थे वो पीलिया से ग्रसित थे और इसने अपने राजवैद जीवक को उज्जैन भेजा उनके इलाज के लिए। और यह जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का पोषक था। यानी हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार वो जैन और बौद्ध दोनों को मानता था, जैन बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। इसने अपना साम्राज्य का विस्तार विवाह के माध्यम से कैसे किया? इसने कौशल राजा की पुत्री प्रसेनजीत की बहन से शादी की। और चेलना, जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, उससे की। और पंजाब, भद्र को यानी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया। अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। जो अजातशत्रु था वो चेलना का पुत्र था। अजातशत्रु था वो चेलना का पुत्र था। पिता की हत्या कर गद्दी पर प्राप्त की, इसलिए पितृहत्या वंश कहलाया। कौशल को हराकर प्रसेनजित की पुत्री से विवाह किया, इसका नाम वजीरा था। कौशल को हराकर इसने प्रसेनजित की पुत्री से विवाह किया और रथमुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग कर वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु ने वैशाली को भी जीत लिया। और इसके शासन के 8वें वर्ष, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अब उसने अजातशत्रु ने क्या क्या किया? इन्होंने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की थी। संगीति का संरक्षक भी इसको माना जाता है। इसको प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक माना जाता है। और इसने सप्तपर्णी गुफा, राजगृह, इसको भी संरक्षण प्रदान किया था। इन सप्तपर्णी गुफा थी। और इसको सप्तपर्णी गुफा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आसपास जो पेड़ थे उस पर 7 तरह के पत्ते आते थे। अब पढ़ते हैं उदयन। यह भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। और उदयन ने पटना में गंगा और सोन के संगम पर किला निर्माण किया था। और उदयन ने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दी थी। यानी उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दी। अब फिर आता है कालाशोक, जिसका उपनाम काकवड़ था। इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के काल में हुआ था। यानी जो उदयन था उसने तो राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, लेकिन जो कालाशोक था उसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। अब पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। इसका संस्थापक वंश था वो 344 से 322 ईसा पूर्व तक था। और इसका संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। और इसने एक राट की उपाधि धारण की थी। और सर्वप्रथम कलिंग विजय का उल्लेख है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था ये। और पुराणों में इसे सर्वछत्रांक की उपाधि मिली है। ये सर्वछत्रांक की उपाधि किसकी है? तो महापद्म नंद की है। इसके बाद देखते हैं घनानंद। जो घनानंद था
वो नंद वंश का अंतिम शासक था और इसे अग्रमीज कहते हैं, यूनानी लेखक ने इसे अग्रमीज कहा है। और ये सिकंदर का समकालीन था। इसके शासनकाल में ही सिकंदर का आक्रमण होता है। जैन मत का पोषक था और जैन अमात्य सक्तार और स्थूलभद्र, यानी जो यह जैन धर्म का पोषक था। जो घनानंद था उसकी सेना देखते हैं। इसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे और 20,000 घुड़सवार थे और 3 से 6,000 हाथी थे। अब हाइडेस्पिस का युद्ध पढ़ते हैं। यह झेलम नदी के तट पर हुआ था और इसमें सिकंदर विजयी रहा था, यानी सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था और इसमें सिकंदर विजयी रहा था। और ये आज की क्लास से ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी लाऊंगा मैं, थोड़ा गैप हुआ है लेकिन अब नहीं होने दूंगा। बस आप